किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गंभीर मानसिक दबाव में हैं कुलभूषण जाधव। इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव के साथ भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय का बयान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के 1.5 महीने बाद भारत को मिली कुलभूषण जाधव के लिए राजनयिक पहुंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिन की यात्रा पर कल शाम होंगे रवाना। विदेश सचिव विजय गोखले ने दी जानकारी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 20वीं भारत रूस सालाना बैठक में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 2। दोपहर 1:15 पर ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हुआ लैंडर विक्रम। अब लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने पर टिकी निगाहें। मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने में वैश्विक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है भारत। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में संयुक्त राष्ट्र COP14 सम्मेलन के उद्घाटन पर बोले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। समस्या का व्यवहारिक समाधान निकालने की जताई उम्मीद। देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया का जय घोष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। सभी के लिए की सुख, शांति और समृद्धि की कामना। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 2 की, जिसने अपने अभियान का एक अहम हिस्सा अब पार कर लिया है। दोपहर 1:15 पर ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अलग हो गया है। अब तय कार्यक्रम के मुताबिक लैंडर 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, जिसके बाद रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह का अध्ययन शुरू करेगा। चंद्रयान 2 ने सोमवार दोपहर 1:15 पर अपने सफर का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक लैंडर विक्रम को ऑर्बिटर से अलग कर दिया है। लैंडर विक्रम इस वक्त चंद्रमा की 119 किलोमीटर गुना 127 किलोमीटर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। लैंडर विक्रम 4 सितंबर को चांद के सबसे नजदीकी कक्षा में 35 किलोमीटर गुना 97 किलोमीटर होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों में चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंचेगा। 7 सितंबर को तड़के 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे उतरेगा। इसके 2 घंटे बाद लैंडर के अंदर रखा रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। रोवर 6 पहियों वाला रोबोट वाहन है, जिसका वजन 27 किलोग्राम है। ये सौर ऊर्जा से चलेगा और 500 मीटर की यात्रा करेगा। इस दौरान वो चंद्रमा की मिट्टी में उपस्थित खनिज और उसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पानी, बर्फ की खोज, वातावरण की जांच करेगा। साथ ही चंद्रमा के भीतर की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा। वहीं ऑर्बिटर तय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 22 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से 5 चरण में चंद्रयान 2 ने ऑर्बिटर और लैंडर को उसकी तय कक्षा में पहुंचाने का काम किया है। ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। ऑर्बिटर तय योजना के अनुसार 1 साल तक कक्षा में रहेगा और चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। इस अभियान के पूरा होने के बाद भारत उन देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा की सतह को छुआ है। साल 2008 में भारत ने ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 1 भेजा था। यान ने करीब 10 महीने चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को पूरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान के कैद में रह रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव अधिक मानसिक दबाव में हैं और उन पर पाकिस्तान की बात कहने को उन्हें मजबूर किया जा रहा है। सोमवार को कुलभूषण जाधव से मिले पहले काउंसलर संपर्क के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक बयान जारी कर बताया कि इस पर विस्तृत रिपोर्ट आने में समय लगेगा, लेकिन सोमवार को भारतीय उच्चायोग के प्रभारी गौरव आहलुवालिया के सामने कुलभूषण जाधव ने वही बातें बताई जो अभी तक पाकिस्तान कहता रहा है। पाकिस्तान ने सोमवार को पहली बार कुलभूषण जाधव से संपर्क करने के लिए भारतीय अधिकारी को बुलाया था। पूरी रिपोर्ट के बाद भारत तय करेगा कि आगे कौन सा रास्ता अपनाएं ताकि कुलभूषण जाधव को न्याय मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काउंसलर संपर्क के बाद कुलभूषण जाधव की मां से बात कर उन्हें भी इसके नतीजे से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिन की यात्रा पर कल शाम रवाना होंगे। विदेश सचिव विजय गोखले ने ये जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री 4 सितंबर की सुबह रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचेंगे और 5 सितंबर की शाम को वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने के अलावा 20वीं भारत रूस सालाना बैठक में शिरकत करना है। It's going to be a short visit, just 36 hours. He will arrive in Vladivostok on the 4th September morning and depart from Vladivostok on 5th September evening. And there are 2 main purposes for this visit. He has been invited to attend the Eastern Economic Forum by President Putin as one of the chief guests. And secondly, he will also hold the 20th annual summit between India and Russia. The previous editions of the Eastern Economic Forum, this is a forum started by Russia in 2015, have been attended by our former Commerce and Industry Minister in 2018 and our former External Affairs Minister in 2017. So we've had regular high-level, political level attendance at this Eastern Economic Forum. और इधर जम्मू कश्मीर योजना आयोग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा है कि घाटी में सभी आवश्यक आपूर्ति लगातार जारी है। श्रीनगर के प्रमुख अस्पतालों में सामान्य रूप से मरीजों को उपचार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 26,000 से अधिक लैंडलाइन फोन घाटी में काम कर रहे हैं और इसके साथ ही जम्मू और लद्दाख में लैंडलाइन और मोबाइल सेवा पूरी तरह से चालू है। 92 पुलिस थाना क्षेत्रों से दिन के प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा लिया गया है और इसके मुताबिक 90 दिन में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में 90% की कमी की गई है। Out of 111 police stations in the valley, only 105 of which are territorial or functional in that sense. As we speak, daytime restrictions have been fully lifted from 92 police stations, up from 81 last week. This makes 90% of the valley free of daytime restrictions of any kind. Jammu and Ladakh already continue to be free from all such restrictions. And in totality, we have 93% of Jammu, Kashmir and Ladakh free of any prohibitory orders today. भारत मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के 14वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में आज इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई। 13 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। COP14 सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मरुस्थलीकरण से निपटने के भारत के संकल्प का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बंजर जमीन एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना समय की मांग है। विज्ञान और तकनीक मानवीय प्रतिभा के बल पर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयासरत है। अब बंजर जमीन को फिर से फर्टाइल बनाना, उसको फसल ले सकने जैसा बनाना, ये बहुत जरूरी है, संभव है।
विज्ञान ने, तकनीक ने और मनुष्यों की प्रतिभा ने यह संभव किया है। यूएनसीसीडी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इब्राहिम इथाव ने कहा कि हाल की मौसमी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से हमें सचेत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें वैज्ञानिक घटनाओं के आधार पर भविष्य के लिए सुरक्षित और कारगर रणनीति बनानी होगी। So if we as human beings, with the intelligence of ours and with the technology that we have today, are not able to reverse that trend, when are we going to do it and what are we going to leave to the next generations? Therefore, this COP is about the UN Convention to combat desertification, but it is also about jobs, it is about health, it is about prosperity, it is about security, it is about migration, international cooperation, because the interconnections between land and every single issue that we are dealing with from the 17 Sustainable Development Goals has been made clear. बैठक में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानना है कि इस सम्मेलन का निष्कर्ष एक सकारात्मक परिणाम देगा। It is a very, very important opportunity for us, for India and for the world to actually turn the picture and to change the picture around from desertification to prosperity. सम्मेलन का मुख्य मकसद भूमि के बंजर होने की रोकथाम करना और सूखे के असर को कम करना है। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के मुख्य सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें लगभग 100 देशों के पर्यावरण मंत्रियों समेत 190 देशों के 8000 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। दिल्ली मैनिफेस्टो से तय होगा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की अगले 30 साल की रणनीति। यूएनसीसीडी की 14वीं शिखर सम्मेलन में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मरुस्थलीकरण पूरे विश्व की समस्या है, लिहाजा भारत विश्व के तमाम देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस समस्या से निपटने की दिशा में काम कर रहा है। दरअसल भारत अगले 10 सालों में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। कैमरामैन योगेश अग्रवाल के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, ग्रेटर नोएडा। दक्षिण एशियाई देशों के सांसदों के अध्यक्षों का चौथा शिखर सम्मेलन आज मालदीव की राजधानी माले में पूरा हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन के आखिर में माले घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने, रोजगार सृजन के साथ ही कार्य और वेतन में समानता, मातृ शिशु और किशोरों का पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराने और पर्यावरण परिवर्तन संबंधी वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से पैदा खतरों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक एजेंडे को बढ़ावा देने और पेरिस समझौते को लागू करने जैसी चुनौतियों से निपटने के उपायों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया में साफ दिख रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम एकजुट होकर इससे निपटें। भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का समाधान के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की भी शुरुआत की है। भारत सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की 1 दिन की सीबीआई कस्टडी बढ़ा दी है। चिदम्बरम की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। दरअसल आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने याचिका में सीबीआई की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। बेंच ने पूर्व वित्त मंत्री से कहा कि वो अंतरिम राहत के लिए संबंधित अदालत में जाएं। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया। सीबीआई से कहा कि वो विशेष अदालत से चिदम्बरम की रिमांड 1 दिन के लिए बढ़वा लें। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। विंग कमांडर अभिनंदन ने वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के साथ आज पठानकोट एयरबेस से मिग-21 विमान में उड़ान भरी। वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ मिग-21 में थोड़ी दूर उड़े। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन एक बड़ा चेहरा बने थे। अभिनंदन के भारत लौटने के बाद एयरफोर्स चीफ धनोआ ने साफ किया था कि मेडिकल फिटनेस के बाद अभिनंदन
अभिनंदन दोबारा विमान उड़ाएंगे। पिछले महीने IAF बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने अभिनंदन वर्तमान को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी दे दी थी। It was a particular joy for me to come and fly it with 26 Squadron, which is the last squadron of the legacy MiG-21 aircraft. And it was also a pleasure for me to fly with Abhinandan because he's got his flying category back. That is what all pilots look forward to. I also ejected in 88. It took me 9 months to get my category back. He's been back in less than 6 months, so that's very good for him. And he's a trainer captain, and he's got all his qualifications back. That is a very good thing that he's back to being an instructor on the MiG-21, and that is a great thing. इधर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आज देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। बुद्धि, विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का आज से शुरू हुआ 10 दिन का जन्मोत्सव गणेश चतुर्दशी पर संपन्न होगा। गणेश चतुर्थी यानी वो दिन जब भगवान गणपति ने जन्म लिया था। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मुंबई, पुणे और नागपुर समेत महाराष्ट्र के सभी हिस्सों और देश के ज़्यादातर हिस्सों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर गणेश जी की घरों में स्थापना की जा रही है। गणेश चतुर्थी उत्सव के 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। बॉलीवुड नगरी मुंबई भी गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक बप्पा के रंग में सराबोर रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर बधाई देते हुए कहा कि विनायक चतुर्थी के पावन अवसर पर देशवासियों के जीवन में शुभता, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतोष की कामना करता हूं। लोकमान्य तिलक ने इस पर्व को राष्ट्रीयता और सामाजिक एकता के सांस्कृतिक पर्व के रूप में स्थापित किया था। उस आदर्श के प्रति सत्यनिष्ठ रहें। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने परिजनों समेत विशेष पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर सभी देशवासियों को पावन पर्व गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर जाकर गणपति के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर में इस मौके पर पूजा अर्चना की। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।